हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ और वैकेंसी निकाली गई है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। न केवल इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा बल्कि साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसमें लगभग कितने बच्चे अपियर हो सकते हैं, कितना कंपटीशन होगा आपका, साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कब तक बुलाया जाएगा, ये सब कुछ देख के हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है WBPDCL यानी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इसके ऑफिशियल साइट पे क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, या फिर आप अगर करियर वाले टैब में जाना चाहते हैं तो ऊपर में ही साइड में यहाँ पे करियर का टैब होगा, आप उस करियर टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जितनी भी वैकेंसीज होगी वो सभी वैकेंसीज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जो ऊपर वाला वैकेंसी है जो 30/11/2023 को यानी कल ही निकाली गई वैकेंसी है, कल काफ़ी ग्रुप में सर्कुलेट भी हो चुका है, लेकिन इस वैकेंसी को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे पीडीएफ है, पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही ये वैकेंसी आपका ओपन हो जाएगा। चलिए, अब ये वैकेंसी का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्या है नहीं है, पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, बेसिकली वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेस्ट बंगाल का एक कंपनी है जो माइनिंग करती है, साथ ही साथ पावर प्लांट भी चलाती है और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। जनरली ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। इसका लोकेशन अगर कहीं होगा तो वो वेस्ट बंगाल के कुछ जगह पे और झारखंड की कुछ जगहों पे आपको मिलेगा जॉब, ठीक है। इससे बाहर इसका प्लांट है नहीं, तो आपको चांसेस है कि इससे बाहर कहीं जॉब ना मिले। इसमें जो पोस्ट निकाला गया असिस्टेंट मैनेजर, माइंस मैनेजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सब में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ही है। 46 वैकेंसी निकाला गया है। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है। इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो डिग्री किए हुए हैं या AMIE वाले किए हुए हैं। यहाँ पे AMI वाले बोलते हैं कि यार ये अगर वैलिड है तो फिर कोल इंडिया वैलिड क्यों नहीं लेता है। तो देखिए, ऐसा है 2012 में AMIE पे केस हुआ था और 2012 में कोलकाता हाई कोर्ट में फैसला आया था कि अगर AICTE ये अगर अप्रूव नहीं करती है किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, तो उस टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मान्यता नहीं रहेगा। और AICTE अप्रूव नहीं कर रही थी AMIE को कि कभी भी डिस्टेंस में आप टेक्निकल डिग्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा AICTE का कहना है। तो खासकर वो केस अभी तक हाई कोर्ट से तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी आगे भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल यही डिसीजन है कि 2012 से पहले या 2012 या 12 से पहले जिन्होंने भी AMIE से बीटेक किया है उन सभी का कोर्स वैलिड है, लेकिन 2012 के बाद जिन्होंने भी किया है उनका कोर्स वैलिड नहीं है। तो इसीलिए सब जगह पे AMIE लिखा जाता है कि जो पहले वाले हैं उनका वैलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास दोनों में से कोई भी मैनेजर सर्टिफिकेट हो और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है? जो आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लिखा हुआ है, इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि सेकंड क्लास सर्टिफिकेट लेने के बाद या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेने के बाद कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा के साथ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होना चाहिए और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास 12 के बाद लिए हैं तो आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो मिलेगा वो 63,000 मिलेगा। सैलरी के बारे में बताता हूँ डिटेल में, क्या कैसे बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड निकाला गया है वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा। वेलफेयर ऑफिसर का वैकेंसी जो कि पोस्ट नंबर 1 है। जो ग्रेजुएट किए हैं, साथ ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हुए हैं HR में, इंडस्ट्रियल में, रिलेशन में, पर्सनल में, है ना, MBA वगैरह किए हुए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल नहीं लिखा हुआ है, मतलब अगर कहीं पे काम किए थे 2-3 महीना 4 महीना छोड़ दिए हैं तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोल सेक्टर में आप जॉब किए हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी सेम है। सर्वेयर की बात करें तो टोटल 7 वैकेंसी है। डिप्लोमा सर्वे में किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर डीजे में सर्टिफिकेट मतलब कि फील्ड वाले किए हुए हैं सर्वे तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 41,000 रुपये उसमें सैलरी आपका दिया जाएगा, मंथली रिम्बर्समेंट।
इसके बाद आते हैं ओवरमैन, जिसका खास इंतजार है लोगों को। इसमें टोटल 18 पोस्ट है, लेकिन 18 इसमें दिख रहा है, एक्चुअल में कितना वो मैं बताता हूँ। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ ओवरमैन सर्टिफिकेट है, यानी कि फील्ड वाले हैं, फील्ड वाले माइनिंग सरदार दिए फिर ओवरमैन दिए, तो उस कंडीशन में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 41,000 रुपया सैलरी आपका फिक्स है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, पोस्ट और सैलरी सब बताते हैं। देखिए, ये जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही आपका जॉब रहने वाला है, ऐसा लिखा जाता है कागज में। रियलिटी क्या होता है मैं बताता हूँ। रियलिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले जो जॉब होते हैं वो जनरली कुछ प्लांट प्रोजेक्ट खरीदे, मतलब क्या बोलते हैं, लीज पे लेते हैं। लीज पे लेते हैं और लीज पे लेते हैं, चूंकि वो परमानेंट उसका जमीन नहीं होता, इसलिए वो लीज पे लेके माइनिंग करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक। इसीलिए उनको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का जरूरत पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उनको जरूरत पड़े, उसके बाद फिर जब नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करे तो जरूरत पड़े, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है। वो कुल मिलाकर के ऐसा है कि 3 साल का आपका जॉब है, इसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको साथ में एचआरए भी दिया जाएगा, मतलब आपका जो मंथली सैलरी है ही, साथ में आपको एचआरए भी दिया जाएगा। एचआरए कब दिया जाएगा? जब कंपनी का क्वार्टर उस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है तब। अगर कंपनी का क्वार्टर है उस कंडीशन में आप एचआरए के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम बाहर में रह लेंगे, हमको क्वार्टर नहीं चाहिए, तो ऐसा कंडीशन इसमें नहीं होता है। आपका अगर क्वार्टर है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। जनरली लगभग सब जगह पे क्वार्टर है इसका, तो एचआरए का चांसेस थोड़ा कम बनता है। इसके बाद माइन अलाउंसेस पर मंथ, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो माइन अलाउंसेस पर मंथ अगर आप इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो 63,000 रुपया अगर असिस्टेंट मैनेजर का है और 5,000 रुपया जोड़ेंगे तो टोटल 68,000 रुपया आपका सैलरी हो जाएगा। ये 8,000 वाला मत देखिए, क्योंकि जनरली हर जगह पे एचआरए आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, वेलफेयर इसी तरह से ओवरमैन की बात करें तो ओवरमैन में आपका 44,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा। ठीक है, सर्वेयर की बात करें तो 44,000 के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। ओके, चलिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है, 3 साल का जॉब रहेगा, फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा जब तक प्रोजेक्ट है तब तक, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें जो एनुअल एनहेंसमेंट बोला गया है, 3% का सैलरी इंक्रीमेंट किया जाएगा, ये इसमें बताया गया। नोटिस पीरियड 1 महीने का रहेगा। ठीक है, एज कितना हो सकता है? तो 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, तो एज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें। जिनका एज निकल गया कोल इंडिया का वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बात पे। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको तो नौकरी लगना है, ऐसा मान के चलिए, बशर्ते कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही हो और एक्सपीरियंस वगैरह सही हो। लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर असिस्टेंट मैनेजर का है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जो बाहर वाले हैं उन सब के लिए 12 सीट रखा हुआ है, तो आप इस 12 सीट के लिए फाइट करेंगे। अगर आप झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़ के कोई भी स्टेट से हैं, तो फिर आपको ये 12 सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा। बाकी सीट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सीट है ये सभी सीट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अधीन है। यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वहाँ का एससी है, एसटी है, ओबीसी ए है, ओबीसी बी है, ओबीसी ए ईसी है, ओबीसी बी ईसी है, तो उस कंडीशन में क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। सेकंड में अगर हम बात करें उसी तरह से वेलफेयर ऑफिसर, सर्वेयर सेम है। ओवरमैन की बात करें यहाँ पे 18 पोस्ट आपको दिख रहा है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का मात्र 3 पोस्ट है। अब ये 3 पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर के कैंडिडेट हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के भी अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं तब भी आपका अलग से सीट दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी ईसी, अनरिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी एक्सएसएम, तो मतलब आपका इसी कैटेगरी में से कोई एक आ ही जाएगा। ओबीसी ए, बीसी, एससी, एसटी, मतलब वेस्ट बंगाल वाले हैं तो आपका अलग से कोटा है, लेकिन अगर आप बाहर वाले हैं तो आपको इसी 3 पोस्ट में लड़ना होगा। चलिए, आप बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो देखिए, कंपटीशन जो मैं बता रहा हूँ वो पहले के रिकॉर्ड को देखते हुए बता रहा हूँ कि जितना भी WPDCL में पहले इंटरव्यू हुआ है उसमें कितने पोस्ट पे कितने कैंडिडेट पहुंचे हैं। तो एक इससे पहले जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें 2 पोस्ट का वैकेंसी था, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट का, मतलब बाहर वालों के लिए 2 पोस्ट का वैकेंसी था। इस 2 पोस्ट के लिए 200 कैंडिडेट पहुंचे थे। 2 पोस्ट के लिए 200 कैंडिडेट पहुंचे थे कि मीन्स कि 200 कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। पहुंचे थे मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजा तक पहुंचे थे मीन्स कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 200 कैंडिडेट के पास था। जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन वो पूरा कर रहे थे।
इसके बाद इसी 200 कम कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था और फिर उसमें जो भी टाइम लगा था। तो मतलब यहाँ पे 3 पोस्ट है, और चूंकि ये जितने भी लोकेशन हैं वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक खास बात यह है कि धनबाद साइड के जितने भी बच्चे हैं, धनबाद साइड है और उसके आसपास का जितना भी एरिया है, उसमें बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस है, बहुत सारे आउटसोर्सिंग माइंस है। आउटसोर्सिंग में बहुत सारे बंदे काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस बनाते हैं डीजीएमएस फॉर्मेट में, 502 फॉर्मेट में, और उसके बाद वो ऐसे वैकेंसी की तलाश में रहते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मतलब अगर एपीएमडीसी की बात करें इसके कंपेयर में, अगर मैं और बात करूँ पंजाब वाले की बात करूँ, पंजाब जो स्टेट वाला निकाला जाता है उसकी बात करूँ, और इस लेवल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की जितनी भी बात करूँ, उस सब में सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर कहीं देखने को मिला है अभी तक, तो वो WPDCL में ही देखने को मिला है। रीज़न सबसे पहला तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट माइनिंग के झारखंड में है, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये एक रीज़न है। दूसरा है इसका लोकेलिटी भी बेहतर है, क्वार्टर बेहतर है, फैसिलिटी बेहतर है, काम थोड़ा सा वर्कलोड कम रहता है, लोगों को पता रहता है, इसीलिए लोग इसमें जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा है, ये भी एक तीसरा रीज़न है। ठीक है, तो ये हो गया कंपटीशन वाली बात। अब आते हैं आगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना भाई साहब। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब से कब तक, आप 4 तारीख से लेकर के 4/12 से लेकर के 25/12 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और स्टेचुअरी सर्टिफिकेट, जैसे ओवरमैन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, गैस टेस्टिंग हो गया। ठीक है, शायद गैस टेस्टिंग ना मांगे। इसके बाद आपका अगर स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्ट्रेशन है तो वो भी मांगा जा सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं तो करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद स्कैन करके जब अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद फिर कंपनी देखेगी और एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी और शॉर्टलिस्ट करेगी कि कौन कौन एलिजिबल है। जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसका लिस्ट जारी किया जाएगा। लगभग मान के चलिए अगर 25/12 लिखा हुआ तो इससे 15 से 20 दिन बाद, यानी कि लगभग 15/1/2023 तक आपका लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, उनको बुलाया जाएगा एक वेन्यू पे, कितना तारीख को इतना बजे अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाइए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती, अगर बच्चे कम है, मान के चलिए 10 या 15 बच्चे या 20 बच्चे, जो कि कम चांस है कि इतना हो, अगर इतने बच्चे हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू PI एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन जो कि कम चांसेस है, बच्चे ज़्यादा होंगे, जैसे कि 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए, इस कंडीशन में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन अलग से होगा, उसके बाद फिर उनको भेज दिया जाएगा, फिर एक दिन अलग से बुलाया जाएगा PI के लिए, ताकि कंपटीशन और बच्चे थोड़े कम हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी रहता है जनरली WPDCL का, ये पूरी हिसाब किताब है कंपटीशन का। ठीक है, तो जो कंपटीशन इसमें ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं है तो कंपटीशन है भाई साहब, ऐसा नहीं है, आप तैयारी कीजिए अंदर से। ठीक है, चलिए अभी सिलेबस देखो, ऐसा है, ये सब फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, डीजीएमएस का ऑफिशियल फॉर्मेट में ही एक्सपीरियंस वैलिड है। अगर आप लेटर पेड पे लेके जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, और लेटर पेड वाला हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका रीजन ये है कि लेटर पेड वाला बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको मिल चुका होता है, और इसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, इसलिए वो कंसीडर नहीं करते हैं। कुछ कुछ वैकेंसी कंसीडर करते हैं लेटर पेड वाला, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं आगे। चलिए अब बता रहे थे सिलेबस की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे। तो देखिए ऐसा है कि सिलेबस का आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक PI है, यानी पर्सनल इंटरव्यू है। जनरली जो पिछले साल इंटरव्यू हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जिस जगह पे आप इससे पहले काम कर रहे हैं उस जगह का आपको एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एकदम अच्छे से मीन्स कितना मशीन चल रहा है, मशीन कौन सी कंपनी का चल रहा है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका साइकिल टाइम क्या है, वो उसके बाद उसका उस जगह पे किस टाइप का वर्किंग हो रहा है, वर्किंग के बारे में पूरा बेंच हाइट विड्थ से लेकर के स्टेपिंग रेशियो से लेकर A to Z आपको पता होना चाहिए। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी पता होना चाहिए, ऑफिस कहाँ था, ये कौन थे, वो कौन थे, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। वो वेरीफाई करने के लिए करते हैं। अगर आप डुप्लीकेट एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो वो पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि भाई साहब देखिए ऐसा है
कि आपका अभी 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल हुआ होगा, लेकिन जो इंटरव्यू लेते हैं उनका 20 साल, 25 साल, 30 साल हो चुका है। तो उनको पता है कि कौन से कैंडिडेट, पता चल जाता है जनरली कि कौन से कैंडिडेट फर्जी सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं और कौन से कैंडिडेट रियल है। तो फर्जीवाड़ा ना करें, इसमें दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पैनल में जो लोग बैठे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर होते हैं, और अगर आप फ्रॉड करके जा रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस गलत बना के जा रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम मीन्स लीगल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मतलब साफ सुथरा सर्टिफिकेट है, साफ सुथरा एक्सपीरियंस है, तो जरूर जाएं, जरूर अप्लाई करें, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से जाएं। तो जहां पे आप काम करते हैं वहां का वर्किंग नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। प्लस अगर ओपन कास्ट माइंस में आप जा रहे हैं तो ओपन कास्ट का अच्छे से जानकारी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ओपन कास्ट का है तो अंडरग्राउंड का एक्सप्लोसिव नहीं पूछा जाएगा या वेंटिलेशन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपसे डीजे देशमुख से भी सवाल किया जा सकता है, AK गोराई से भी सवाल किया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी किया जा सकता है, आपके वर्किंग रिलेटेड सवाल भी किया जा सकता है। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। पिछले साल जैसा इंटरव्यू हुआ है, उसके पहले जो इंटरव्यू हुआ उसमें कोई सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाता है। आपका कौन मतलब किस्मत और आपका तैयारी, ये दोनों मैटर करता है सर। ठीक है, तो आई होप आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ डिटेल में आपको मैं बता दिया हूँ, क्या अच्छा है, खराब है, नहीं है। ठीक है, अच्छा बुरा सब मैं बता चुका हूँ। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी थोड़ा सा गैप लिए हुए थे यूट्यूब से, अभी फिर से आए हैं यूट्यूब में, तो अब लगातार वीडियोस आएंगी। अभी थोड़ा गैप हो गया था लंबा, तो अभी लगातार वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।